अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है और हर गुजरते दिन के साथ तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में तेजी आती जा रही है। लेकिन अहम बात यह है कि जीबी इलेक्शंस की तरह आज़ाद कश्मीर में भी अपोजिशन ने इलेक्शन से पहले हुकूमत पर धांधली के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं। मरियम नवाज पिछले 2 रोज से आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली के खदशे का इजहार कर रही हैं, जबकि आज नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि तमाम सिक्योरिटी इदारों को पॉलिटिकल टास्क दे दिए गए हैं। पहले सिक्योरिटी इदारों को कहा गया था कि जीबी इलेक्शन जीत के दो और अब सिक्योरिटी इदारों को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की तरफ मोड़ दिया गया है। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारों को पॉलिटिकल टास्क दिए गए हैं। पहले पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को कहा गया कि जीबी का इलेक्शन हमें जीत कर दें, मुस्लिम लीग नून को तोड़ें। अब सिक्योरिटी के इदारों को कश्मीर के इलेक्शन की तरफ मोड़ दिया गया है। पूरी की पूरी आईबी जो है उसको सियासी मुखालफिन के खिलाफ झोंक दिया गया है। झूठे केस बनाओ। आज सिक्योरिटी के इदारे मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को ब्लैकमेल करके सियासी वफादारियां तब्दील करने पे मजबूर किया जाए। नतीजा यह है कि दहशत गर्दों को खुला मैदान मिल गया। एहसन इकबाल इल्जाम लगा रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन में धांधली के लिए इदारों को इस्तेमाल कर रही है, सिक्योरिटी इदारों को इस्तेमाल कर रही है। एहसन इकबाल ये इल्जाम किस बुनियाद पर लगा रहे हैं ये इनसे आगे जाके प्रोग्राम में पूछेंगे, मगर अहम बात यह है कि पिछले कुछ रोज में नून लीग आज़ाद कश्मीर के ऐसे कई रहनुमा हैं जो कि नून लीग छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं, जिससे नून लीग को बड़ा धचका पहुंचा है। और दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान ने भी आज जलसों से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने नून लीग पर शदीद तनकीद की है। वजीर आजम इमरान खान ने विंबर में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट को इमरान खान कंट्रोल नहीं करता। जब अदालतें आज़ाद हैं तो अपोजिशन वाले मुल्क से भागे हुए क्यों हैं? पोलिंग स्टेशन पे जाएं और तो उनसे पूछें कि क्या उनके लीडर सादिक और अमीन है या नहीं है। क्या उनका ऐसा लीडर तो नहीं जो मुल्क से झूठ बोल के बॉलीवुड की एक्टिंग करके, ऐसी उसने एक्टिंग की नौजवानों, हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। यहाँ अदालतें आज आजाद हैं। लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ नहीं कंट्रोल करती, आजाद है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हुए हैं? यहां तो तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ा जाता, हमारे 2 मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया। वजीर आजम इमरान खान नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नून लीग इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत सिक्योरिटी इदारों के जरिए इलेक्शंस छीनना चाहती है, इलेक्शन में धांधली करवाना चाहती है, जैसे उन्होंने पहले जीबी में करवाया था। इस पर पहले एहसन इकबाल साहब से बात करेंगे, इसके बाद शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज आपने ये कहा है कि तमाम सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनको पॉलिटिकल टास्क दिया गया है, जैसे पहले जीबी के इलेक्शंस में दिया गया था, अब कश्मीर के इलेक्शंस में दिया गया है, ताकि वो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जितवाएं। किस बुनियाद पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है इदारों पर और हुकूमत पर? शहजाद, देखिए, मैं तो खुद जीबी के इलेक्शन को देखने के लिए वहां पर गया था, मेरी ड्यूटी लगी थी और मैंने ये बात मुतलका हुकाम तक भी पहुंचाई थी और हमने इसको मीडिया के जरिए भी उजागर किया था। और बेदरेग तरीके से इस हुकूमत ने हमारे मुल्क का एक बहुत अहम इदारा है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको हमारी हुकूमत के दौर में वसाइल फराम किए गए ताकि वो दहशत गर्दी की जंग में कारहाय नुमाया सरअंजाम दे, और उसने आउटस्टैंडिंग जॉब की। मैं समझता हूँ कि जो आईबी का काउंटर टेररिज्म में रोल है वो सेकंड टू नन था। लेकिन इस हुकूमत ने उस पूरे के पूरे इदारे को, जैसे मैंने आज कहा, पॉलिटिकल टास्किंग के जरिए सियासत में झोंक रखा है। और इसका नतीजा ये है कि वो कवर जो काउंटर टेररिज्म की हमारी कोशिशों को था वो कम हो गया है। और आपने देखा पिछले कुछ अरसे से, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे अभी हाल ही में दासू के अंदर इतनी बड़ी वारदात हुई है, जब चाइना के एम्बेसडर के खिलाफ कोयटा में कोशिश की गई थी और एक इतनी बड़ी साजिश नाकाम हुई, तो हमें चाइनीज की सिक्योरिटी पर डबल एफर्ट कर देनी चाहिए थी। ये जो 9 चाइनीज इंजीनियर्स निशाना बने हैं इस वारदात का और दहशत गर्दी का, पूरी पाकिस्तानी कौम को इन्होंने शर्मिंदा कर दिया है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये अगर कश्मीर के अंदर जिस तरह इदारों की बेतौकीरी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कश्मीर ने वजीर को कहा कि आप यहाँ से निकल जाएं,
लेकिन बजाय ये कि उसका एहतराम करें, वजीर आजम उस कश्मीर को अपनी छतरी में लेकर आते हैं और अपनी छतरी में वहां पे एक तकरीर कराते हैं जो नहायत ही इश्तियाल अंगेज तकरीर है। तो जब आप कश्मीर के इदारों को इस तरह बेतौकीर करेंगे, जैसे कि आपने जीबी के इलेक्शन कमीशन को बेतौकीर किया था, वहां के इलेक्शन कमिश्नर ने मेरे सामने कहा कि जी मैं क्या करूं, मेरी तो बात ही कोई नहीं सुनता, चीफ सेक्रेटरी मेरी बात ही नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं क्या करूं। और अब ये कश्मीर के अंदर इलेक्शन कमीशन को बेतौकीर कर रहे हैं और सिक्योरिटी के इदारों को इन्होंने पॉलिटिकल टास्किंग दी है कि लोगों की वफादारियां तब्दील कराओ। अच्छा एहसन इकबाल साहब, देखिए बड़ी तशवीश की बात है जो मुल्क में दहशतगर्दी की लहर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, लेकिन जब आपकी हुकूमत थी तो आपने तो यकीनन ऐसा कोई टास्क नहीं दिया होगा सिक्योरिटी इदारों को, लेकिन उस वक्त भी APS का वाकया हुआ, कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ और कई दहशतगर्दी के वाकयात हुए। अब जो हमारे इर्द गिर्द सिचुएशन डेवलप हो रही है, ये जो दहशतगर्दी की लहर है, ये तो उस वजह से आ रही है। इसमें यह कहना क्योंकि इदारों को पॉलिटिकल टास्क दिया गया इसलिए ये हमले हो रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा ये कहना? क्योंकि जैसे मैंने कहा आपके दौर में भी हमले होते रहे ना। हमारे दौर में जो हमले होते रहे वो लेगेसी थी, लेकिन हमने उसके बाद जब कराची एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ और फिर पेशावर में APS पे हमला हुआ, नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया और जिस तरीके से मुसल्लह अफवाज और सिविल सिक्योरिटी इदारों ने, हुकूमत ने और तमाम कौम ने मिलकर उसमें हिस्सा लिया, हमने दहशतगर्दी की बेखुनी कर दी थी। और हमारे जमाने में कभी हमने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये नहीं कहा था कि आप जाके किसी का कोई बंदा तोड़ के ला के दें, आप हमें इस इलेक्शन के अंदर जितवाएं। जिस तरह के सूरत हाल बहुत बेहतर होगी थी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हालात भी तो बदल रहे हैं ना। अफगानिस्तान में आप देख रहे हो, सबका ये कंसर्न है कि वहां पे अगर बदअमनी हुई तो फिर पाकिस्तान में भी उसके असरात आएंगे, लेकिन इसको इस चीज से जोड़ना कि क्योंकि सिक्योरिटी इदारों का सारा फोकस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ है, इसलिए ये हमले हो रहे हैं। आप जिन खतरात की निशानदेही कर रहे हैं, ऑल द मोर रीजन कि सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तौर पे काउंटर टेररिज्म के लिए मुख्तस किया जाए, उनकी पॉलिटिकल टास्किंग कम की जाए, खत्म की जाए, जीरो की जाए। यही मेरा मुद्दा है कि जब आप इन हालात में अगर पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश है, मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा इस हुकूमत की वजह से हमारा जो मुसल्लह अफवाज है उसको भी बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे वो NCOC हो, चाहे वो टिड्डी दिल हो, चाहे वो कोई और हो। लेकिन ऐसे साहब आपकी बात दुरुस्त है कि किसी भी सिक्योरिटी इदारे को सियासत में मुलविस नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने कहा तमाम सिक्योरिटी इदारे, आपका इशारा तमाम सिक्योरिटी इदारों की तरफ है या सिर्फ IB की तरफ है कि IB को इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, जो बाकी इदारे हैं उसके बारे में तो हम ये नहीं कह सकते, उन इदारों का अपना नज़म व नस्क है, लेकिन उनके हवाले से भी जो लोगों को शिकायत है वो आती रहती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इदारे किसी किस्म की सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे, चूंकि उन्हें प्रोफेशनल रहना चाहिए। लेकिन IB को तो इस हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे पॉलिटिकल टास्किंग में झोंक रखा है, जो कि इस इदारे के साथ बहुत ज्यादती है, इस इदारे के उन होनहार अफसरों के साथ ज्यादती है जिन्होंने काउंटर टेररिज्म में इतने शानदार कारनामे सर अंजाम दिए हैं। और एहसन इकबाल साहब, आपने माजी में ये कहा है और मैंने ये पहले भी आपसे सवाल किया था, 26/8/2020 को आपने ये कहा था, बाकायदा आपका वीडियो क्लिप है, कि आपको पूरा यकीन है कि फौज और अस्करी इदारों का सियासी इंतकामी कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कहा था कि हमारे अस्करी और कौमी इदारे गैर सियासी हैं, वो सियासत से बिल्कुल दूर है, सिर्फ हुकूमत ये तासुर देना चाहती है कि वो हमारे साथ हैं इन सियासी कामों में। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये इदारे बिल्कुल सियासत से दूर है, गैर जानिबदार हैं। बैसियत पाकिस्तानी यही मेरी दुआ है और बैसियत पाकिस्तानी यही मेरी ख्वाहिश है, और कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसा ही सोचेगा। और हम ये भी तवक्को रखते हैं कि इस सोच को, इसके ऊपर पहरा दिया जाएगा, क्योंकि ये कौमी इदारे जो दिफाई इदारे हैं, ये किसी एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं, पूरी कौम की प्रॉपर्टी है। और हमने ये देखा है कि माजी में जब 2007 में मुशर्रफ साहब के एंड में ये तासुर हो गया था कि फौज सिर्फ काफ लीग के साथ खड़ी है, तो उसके कितने भयानक नताइज आए थे। ठीक है, लेकिन एहसन इकबाल साहब, ये उस वक्त आपकी दुआ नहीं थी, उस वक्त आपके मौकिफ था कि ये हो रहा है। आपने कहा था कि मुकम्मल तौर पे वो गैर जानिबदार हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि IB को ये टास्क दी गई, तो क्या स्पेसिफिकली टास्क है? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जिसकी हुकूमत वफाक में होती है वो GB में भी इलेक्शन जीतता है, आज़ाद कश्मीर में भी जीतता है, माजी में आपकी हुकूमत भी जीती है। 2011 में पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी थी आप उससे बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, कमज़ोर मईशत के बावजूद सबसे ज़्यादा सीटें तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी जीती थी। देखिए, जो GB का इलेक्शन था, इसके बावजूद कि वहाँ पे रिकॉर्ड
वफाकी वसाइल इस्तेमाल किए गए, वहाँ पे वफादारियाँ हमारी 6 लोगों की तब्दील कराई गई। इसके बाद भी पीटीआई सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकी। उनको सिंपल मेजॉरिटी दिलाने के लिए जो आज़ाद लोग मुंतखब हुए थे उनकी वफादारियां मजबूरन पीटीआई के साथ जोड़ी गईं। तो ये इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि इतनी अनपॉपुलर हुकूमत है जो वफाक में होने के बावजूद सिंपल मेजॉरिटी ना जीत सके। और वहां पर जीबी और आज़ाद कश्मीर में आप लोगों से पूछे जो पिछले 5 सालों में मुस्लिम लीग नून ने डेवलपमेंट वर्क किया है, जो अमन कायम किया है, जो गुड गवर्नेंस दी है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन एहसन इकबाल साहब, ये जो सरदार मीर अकबर खान है, सीनियर कैबिनेट मेंबर थे कश्मीर में, वो चले गए नून लीग छोड़ के पीटीआई में। सरदार ताहिर इकबाल है सीनियर मेंबर पीएमएलएन, वो पीटीआई में चले गए। सैयद मंजूर साहब है सीनियर मेंबर थे पीएमएलएन के, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए। ये खुद जा रहे हैं या किसी के जोर जबरदस्ती से जा रहे हैं? और अगर जोर जबरदस्ती से जा रहे हैं तो इसका मतलब जो आप कहते हैं कि हमारा बयानिया जीत गया है, वोट को इज्जत दो का, वो तो फिर हार गया अगर ये लोग जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। देखिए, हमारा बयानिया जीत रहा है। आप अगर मरियम नवाज साहिबा के जलसों को देखें, उसमें अवाम की तादाद को देखें, उसमें अवाम के जोश व खरोश को देखें, और जीबी के अंदर भी जितने लोग वफादारी तब्दील करके गए थे वहां के लोगों ने उनको हरवा दिया, ये भी उस बयानिए की जीत थी। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर भी जो लोग वफादारी तब्दील करके गए हैं या उन्हें मजबूर किया गया है, उनको लोग कभी वोट नहीं देंगे। और आज पूरे वादी कश्मीर के अंदर नवाज शरीफ साहब का बयानिया वोट को इज्जत दो, उसके नारे जिस तरह गूंज रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर है कि अब ये नारा पूरी कौम का नारा बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ये इल्ज़ाम लगा रहे थे हुकूमत पे कि हुकूमत ने तमाम सिक्योरिटी इदारों को, बिलखसूस आईबी को, ये टास्क दिए कि हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जितवाए, जैसे कि उन्होंने जीबी का इलेक्शन जितवाने की टास्क उनको दी थी। इस पर बात करने के लिए वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप कल भी थे कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, आज भी आप वहाँ से ही आए हैं। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि धांधली का पूरा प्लान बना लिया है हुकूमत ने, और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको टास्क दिया गया है कि आपको ये इलेक्शन जिताया जाए, जैसे कि जीबी का इलेक्शन उन्होंने आपको जितवाया था। देखिए, मैं क्या अर्ज करूं, कश्मीर और जीबी के इलेक्शन में अगर उनको कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ हमारी 20 से ज्यादा सीटें होंगी और ये तीसरे नंबर पे होंगे। और जलसे करना एक अलग बात है, वहाँ बरादरी बेसिस का इलेक्शन है, ये जीबी नहीं है। और तहरीक इंसाफ 25 तारीख को हुकूमत बनाने जा रही है, और उसमें पीपल्स पार्टी की मुझे नजर आता है 1-2 सीटें नून से ज्यादा होंगी। ये कोई इनके पास कैंडिडेट्स नहीं है, कोई इनके पास इलेक्शन लड़ने वाले लोग नहीं है। हाँ, ये शोर जरूर डालेंगे कि इलेक्शन में धांधली हो गई है, और ये कहीं वारदात भी डाल सकते हैं लड़ाई झगड़े की, क्योंकि इनको पता है कि उनकी हुकूमत जो है वो पूरे तरीके से तीसरे नंबर पे होगी वहां पे। और ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ 25 तारीख को हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन कोई एक सिंगल वोट की धांधली का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो वो कह रहे हैं कि आईबी को ये टास्क दिया है कि वो सियासी इंजीनियरिंग करें, उनको ये पॉलिटिकल टास्क दिया गया है। आईबी का क्या मसला है जी? कश्मीर, आप मुझे बताएं, चीफ सेक्रेटरी इनकी हुकूमत है, इनकी पुलिस है, नारा वजीर कश्मीर रो रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। आईबी कश्मीर में क्या करेगी? कैंडिडेट सारे डिसाइड हो चुके हैं, इनकी पार्टी के लोग कई छोड़ के पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं। और ये कश्मीर में देखें, कश्मीर और गिलगित में लोग जलसे सारों के सुनते हैं क्योंकि बहुत अरसे बाद होते हैं, लेकिन वोट अपने धड़े में देते हैं। और इनकी वोटिंग पोजीशन जो है बहुत बुरी होगी, और इनकी वोटिंग पोजीशन जो है वो तीसरे नंबर पर होगी। और एहसन इकबाल ये भी कह रहे हैं कि जो लोग नून लीग छोड़ के शामिल हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये भी उन्हीं सिक्योरिटी इदारों का काम है। ये बच्चे नहीं है जी, ये सारे कश्मीर वाले हुकूमत के साथ मोस्टली देखते हैं कि फजा किस तरफ की है। जब ये पीपल्स पार्टी में गए थे तो उस वक्त क्या थे, जब पीपल्स पार्टी को छोड़ के नून में आए तो उस वक्त क्या थे, अब जब नून कर तरीके इंसाफ में आए हैं तो इस वक्त क्या है। ये इनका टर्न आउट ही इस किस्म का है, तो इसमें तो आप किसी को इल्जाम नहीं लगा सकते। शेख साहब, और ये भी मरियम नवाज साहब अपनी कैंपेन में बार बार कह रही हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर को सूबा बनाने का इरादा कर लिया है हुकूमत ने, तो ये तो एक बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम है। क्या कोई ऐसा प्लान है हुकूमत का?
सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये कहते हैं कश्मीर को भेज दिया। बाबा ये सारे लोग, सारी पार्टियां कश्मीरियों से पीछे हट जाएं। कश्मीरी में खुद इतनी ताकत है वो कश्मीर की आजादी की जद्दोजहद लड़ सकता है। कश्मीरी जो है वो हमारा मोहताज नहीं है। अब किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ना कश्मीरी इनकी तहरीरों का, ना तकरीरों का, ना पाकिस्तान की किसी सपोर्ट का। पाकिस्तान में अगर सारी पार्टियां भी कश्मीर की आजादी से फासला कर लें, कश्मीर के शुहदा का कब्रिस्तान ही इतना बड़ा और इतना अजीम है कि उनकी आजादी के लिए काफी है। वहां एक घर घर में अब वानी तो उस मुल्क की तारीख बन चुका है। ये कहना कि जनाब अली के पाकिस्तान को कश्मीर भेजा जा रहा है, वो जिन्होंने आजादी की मशलें रोशन की हुई है वो आजादी की तहरीक को खत्म नहीं होने देते किसी कीमत में। वोटें मांगने के लिए आप जो मर्जी नारे लगा लें, जो मर्जी कर लें। बहरहाल पीटीआई 25 तारीख को आ रही है और ये भी अक्सरियत से आ रही है। शेख साहब, ये भी मरियम नवाज साहबा बार बार कह रही है कि पहले ये बड़ा फख्र से कहती थी हुकूमत के हम सेम पेज पर हैं, वो सेम पेज अब शेम पेज बन गया है। तो क्या इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है हुकूमत की कि अब वो एक सफा जो था वो शेम पेज बन गया? अब देखें, उनके कहने में तो एक आदमी उनका वालिद दवाई लेने गया, अभी तक वापस नहीं आया। दूसरे उसके भाई को जहाज से उतारा गया, अभी तक उसने इंटीरियर मिनिस्ट्री को अपील नहीं की। देखें, शेम, ब्लेम, सेम, ये मीडिया की कैंपेन है पाकिस्तान में। भागे हुए लोगों को लाएं वापस लाएं। ये कैंपेन अपने भाइयों के साथ करें, अपने वालिद के साथ करें, अपने। मैं क्योंकि ज्यादा बातें इसलिए नहीं करना चाहता, ये खातून है, सो खातून के लिए एक जो मेरी सोच है वो मुनासिब नहीं है। ये वो दुनिया में कोई ऐसा सियासतदान है जो धोखा देके मुल्क से भागता है? दुनिया में कोई ऐसा सियासतदान है जिसका जीना मुर्दा अपने मुल्क के लिए ना हो? इनको ये इस मुल्क में इंतशार और खलफशार, हमें तो पिछले दिसंबर लेकिन सर सिर्फ शेख साहब इसी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रही है तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम है। इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि सादिक और अमीन कौन है, कौन लीडर भाग गया, कौन पाकिस्तान में है। मतलब कारकर्दगी 3 साल की वो नहीं है बताने को, जो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कारकर्दगी का फैसला तो अगले इलेक्शन पे होगा। शहजाद इकबाल, कारकर्दगी का फैसला अगले इलेक्शन पे होगा। चोर और चौकीदार में मुकाबला होगा। ये रीजन जिस तल्लकात और जिस हालात में गुजर रहा है उसमें इमरान खान एक बड़ा लीडर बन के निकलेगा और ये तकरीरें करते रहेंगे। ये आपका टीवी प्रोग्राम है, ये आपके टीवी प्रोग्राम है। अगर ये ना हो तो आपके टीवी प्रोग्रामों में 24 घंटे प्रोग्राम चलाना मुश्किल हो जाए। अच्छा, लेकिन शेख साहब को मौका मिला है कंपनी की मशहूरी का। देखिए एहसन इकबाल साहब कंपनी की मशहूरी के लिए आपके प्रोग्रामों को इस्तेमाल कर रहे हैं। 25 तारीख को अल्लाह के फजलो करम से पीटीआई अकेली अक्सरियत में जमात बन के निकलेगी। चले देखते हैं 25 तारीख को क्या होता है। लेकिन एहसन इकबाल साहब की ये तमाम बातें करने की एक वजह वो ये है, बता रहे हैं कि सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी तवज्जो सिक्योरिटी से हट गई है। अब देखें इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ है अफगानिस्तान की सफीर की बेटी के साथ दिन दिहाड़े, यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ा मायूस हुआ है। आप सारे लोग मुल्क दुश्मनों का इंडिया का एजेंडा अगर परसू करेंगे कि एक लड़की घर से पैदल निकलती है, एक लड़की घर से पैदल निकलती है, खड्डा मार्केट में आके वो टैक्सी लेती है, खड्डा मार्केट से टैक्सी लेके हम कहते हैं कि हमारे पास फुटेज है, वो रावलपिंडी जाती है, रावलपिंडी से वो दामने को पे आती है, दामने को से वो तीसरी टैक्सी लेती है। हमारे पास है सारे टैक्सी ड्राइवर के मालकान। और आज हमने अभी आधा घंटा पहले उन्होंने आके और अपना फोन जो देती है, पहले कहती है फोन ले गए हैं, बाद में जब फोन देती है तो उसमें जितने सिस्टम होते हैं, जो व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, क्लाउड होता है, क्या होता है, क्या क्या बकवास होती है, सबको डिलीट करके वो देती है। और हम उसके साथ फुल सपोर्ट करना चाहते हैं। हमने पर्चा काट दिया है उसकी दरखास्त पे, 3 हमने दिफात लगा दिए। अब ये अगर आप पुरानी 1-1 साल की 6-6 महीने की अफगानिस्तान की और पेशावर की तस्वीरें हिंदुस्तान के रॉ के एजेंट और रॉ के इशारों पे इस मुल्क में इंतशार पैदा करने वाले लोग उसकी तस्वीरों को चला दें और ये कहे कि ये अफगानिस्तान के सफीर की बेटी है, तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। लेकिन शेख साहब क्या आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपको ये बता रही है कि ये किडनैपिंग का, असॉल्ट का, मारपीट का वाकया है या नहीं है? अभी तक हम इस आखिरी एक पैच रह गया। हम इस वक्त पिंडी के सारे सीसीटीवी देख रहे हैं। तीन टैक्सियां, ये 2 नहीं है, ये 3 टैक्सियां निकली हैं। अब शहजाद इकबाल, ये बड़ा हसास मसला है, इसमें मेरी बात सुने पहले आप जी। क्योंकि इंडिया दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, वो ये मान नहीं रही। अब हम और फुटेज भी हासिल कर रहे हैं कि ये पिंडी कखड़ प्लाजा के आगे खड़ी है। ये इस टैक्सी पर जो
खड्डा मार्केट से गई है, पिंडी गई है, पिंडी से ये वहां उतरी है, पिंडी से ये पहले भी गई है। अब असल मसला ये है कि ये रावलपिंडी कैंट से ये जो है दामनेको कैसे पहुंची है। रास्ते में इनका घर आता था, वहां उतर सकती थी। फिर दामनेको से इसने तीसरा टैक्सी दी है, वो भी हमारे साथ रास्ते में है। उस तीसरी टैक्सी में भी इन्होंने कहा कि मैं घर इसलिए नहीं गई कि मेरे कपड़े ठीक मुनासिब नहीं थे, और वहां से उसने सोबतुल्लाह को फोन किया, सोबतुल्लाह को बुलाया और उसके साथ गई। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया है कि एक एम्बेसडर की बेटी हसास वक्त में 3 फुटेज अभी हमारे पास हैं, चौथी फुटेज को हम ढूंढ रहे हैं। जिस वक्त हमें चौथी फुटेज मिल गई, सही से लेके ये किस तरह यहाँ पे पहुंची हैं, जो अभी आपको बता रहा था। तो शेख साहब इनका इल्जाम क्या है कि किस इलाके से इनको किडनैप किया गया? दामनेको से किडनैप किया गया, ये कहती हैं। देखिए जी, दामनेको में तो ये कहती हैं कि ये F7 से दामनेको चली गई। दामनेको से इन्होंने टैक्सी ली है F9 पार्क जाने के लिए। F9 पार्क में इन्होंने 4 टैक्सी एंगेज की हैं। नहीं तो किडनैप, ये इनका इल्जाम क्या है सर शेख साहब कि कहां से किडनैप किया गया? कोई किडनैप नहीं किया गया अभी तक। हमने तो पर्चा दिया इनके कहने पे कि किडनैप किया गया। कोई किडनैप की सूरत हाल एक फुटेज हम ढूंढ रहे हैं। हम कब से लगे हुए हैं। इन्होंने जो तहरीर दी है उस तहरीर पे पर्चा दे दिया। मैं आपको सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ, ये इंटरनेशनल रैकेट है, ये इंटरनेशनल साजिश है, ये रॉ का एजेंडा है। ये रॉ ने सारी दुनिया में ये बात फैलाई है। मैं सारी कौम के सामने खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन की है, घर से पैदल निकली है, वहां से इसने एक जो पिज्जा वहां से ये शॉपिंग के लिए खड्डा मार्केट गई है, खड्डा मार्केट से इसने टैक्सी ली है। वो ड्राइवर भी हमारे पास है, मालिक भी हमारे पास है। ये रावलपिंडी गई है, गखड़ प्लाजा उतरी है शॉपिंग। शेख साहब 2 बातें बताइएगा कि मेरी बात सुन ले पहले। जी, बड़ा आसास आप सवाल कर रहे हैं आज के दिन। फिर ये आई है यहाँ दामनेको में, दामनेको से ये गई, हालांकि रास्ते में F677 पड़ता है, दामनेको से ये F9 पार्क में गई है। ये हमें एक गाड़ी चाहिए, 3 गाड़ियां हमारे पास है कि इन्होंने टैक्सी यूज की है। ये मान ही नहीं रही कि हम पिंडी गई। अच्छा शेख साहब, ये पीली टैक्सियों की सवारी में गई थी या जो ऐप बेस्ड सर्विस है वो वाली टैक्सी ली थी इन्होंने? पे नहीं गई ना, ये काली टैक्सी पे एक गई है, दूसरी टैक्सी पे जो एक पिज्जा की शॉप के बाहर खड़ी थी, ये इसने वहां से ली घर के बाहर, और ये खड्डा मार्केट है। नहीं तो सफीर की बेटी है, आमतौर पे भी वहां से इसने दूसरी टैक्सी ली। तो सफीर टैक्सी में ये गखड़ प्लाजा गई रावलपिंडी। शेख साहब रावलपिंडी से आगे हमें गखड़ प्लाजा से आगे कोई कैमरा नहीं मिल रहा, ये किधर आई और किस तरह ये दामनेको पे पहुंची। दामनेको से फिर ये 9 और F9 पे पहुंची, यहाँ इन्होंने तीसरी टैक्सी ली। शेख साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये एम्बेसडर की बेटी है तो आमतौर पे भी टैक्सी में सफर करती है या कोई ड्राइवर प्रोटोकॉल या इन्वेस्टिगेशन होता है या नहीं? इस्लामाबाद का पहला वाकया कि एक इस्लामाबाद के एम्बेसडर की बेटी जो है, 3 गाड़ियां हमने पकड़ ली है जिसपे सफर किया। एक चौथी गाड़ी की तलाश है कि कैंट में से रावलपिंडी से ये F9 पार्क किस गाड़ी में आई और किन के साथ आई। अच्छा शेख साहब, कल ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ट्वीट था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बड़ा डिस्टर्बिंग वाकया है कि रिपोर्ट किया गया है कि वो अगवा हुई हैं और हम पूरी तरीके से मदद करेंगे, फैमिली की सिक्योरिटी अथॉरिटीज को कह दिया गया है। कर रहे हैं, अभी आधा घंटा पहले उनसे बातचीत खत्म हुई है। अल्टीमेटली क्योंकि इनको पता नहीं था कि हमारे पास पिंडी की फुटेज है, ये इन्वेस्टिगेशन से भाग जाएंगे, ये कहेंगे हम चलते ही नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि हमारे पास रावलपिंडी की फुटेज आ चुकी है कि ये रावलपिंडी गई। तो आपको लगता है ये अगवा का मामला नहीं, कोई साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ? ये जो मीडिया पे तस्वीरें चली हैं ये जाली चल रही हैं, ये वो लड़की नहीं है। ये एक प्लानिंग है या नहीं ये नहीं मुझे पता। हमने इनके एहतराम में पर्चा दे दिया है। जो पहले ये कहते थे फोन भी खो गया है, जब फोन मिला तो फोन टोटल इन्होंने घर से डिलीट करके दिया है, उसमें कोई कंटेक्ट। इन्होंने F9 पार्क से या दामनेको से इंटरनेट को भी यूज किया है। इस लड़की ने दामनेको से इंटरनेट को भी यूज किया। इसमें कोई शक नहीं कि ये खड्डा मार्केट से रावलपिंडी उस टैक्सी ड्राइवर के पास गई है। अगर आप गए और प्रोग्राम करें तो मैं कुरान पे सारे तीनों टैक्सी ड्राइवर, ये तो नहीं हम गरीबों के साथ इस तरह करें, तीनों टैक्सी ड्राइवरों को ले आता हूं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसकी तय तक पहुंचेंगे। शेख साहब, बड़ा हसास मामला है कि अगवा का मामला है, कोई साजिश है, जो भी है इसकी तय तक पहुंचना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद एक और इशू पे हम बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है और इसके अलावा गैस की शदीद किल्लत है, शॉर्टेज है, जिसकी वजह से नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और CNG को गैस बंद कर दी गई है। अब हुकूमत ये कहती आई है कि हमारे पास वाफर मकदार में बिजली है और तनकीद करती रही कि माजी की हुकूमत ने ज़्यादा बिजली पैदा कर दी है, लेकिन उसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है और आवाम ये सवाल करी कि लोड शेडिंग की वजह क्या है। इस हवाले से आज एनर्जी मिनिस्टर हमाद अजहर ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो चाइना हब पावर प्लांट है उस पर बिजली गिरने की वजह से और मंगला डैम में पानी कम होने की वजह से आउटफ्लो कम आ रहा है। ये वजूहत बताइए लोड शेडिंग की। इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गौहर। ताबिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, पंजाब के दीगर इलाके हो, अवाम परेशान है लोड शेडिंग से। इसके बावजूद कि बार बार ये कहा गया है कि माजी की हुकूमत ने इजाफी बिजली पैदा की है और गैस का जो बुरहान है वो परेशान कर रहा है कारोबारी तबके को, CNG सेक्टर को और इसके अलावा नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को, जिनके लिए सुई नौत ने गैस बंद कर दी है। क्या वजह है दोबारा गैस की किल्लत और गैर एलानिया लोड शेडिंग देखी जा रही है इस वक्त? जी शहजाद, पिछले 2-3 रोज़ में क्योंकि गर्मी की लहर आई और बिजली की तलब में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हुआ, उसकी वजह से मजबूरन तकरीबन 150 से 200 MMCFD गैस हमने पावर सेक्टर को डाइवर्ट की है। तो इस वक्त पावर सेक्टर में बशमूल के इलेक्ट्रिक तकरीबन 1000 MMCFD गैस मुहैया की जा रही है। जो 150 से 200 MMCFD गैस मुंतकिल की गई, उसकी वजह से पंजाब और KPK में जो CNG सेक्टर है और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ है उनको गैस काटी गई है और इंशाल्लाह ये परसों तक वापस बहाल कर दी जाएगी। बिजली की तलब में इजाफ़ा तो ज़ाहिर है गर्मी की वजह से हुआ, लेकिन बिजली के शोबे में कुछ पेचीदगियाँ सामने आई हैं एक आध रोज़ में। हमारा एक बहुत बड़ा कोयले पे चलने वाला प्लांट है चाइना हब का, जो कि इस वक्त बिजली पैदा नहीं कर रहा। वहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक की थी और उसकी वजह से वो बंद पड़ा हुआ है। इसी तरह जो पानी का बहाव है उस पर काफ़ी पहले बात भी हो चुकी है, उसका जो इंदराज और अखराज है तरबेला, गाजी बरोता और मंगला में, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। वहाँ से भी बिजली की पैदावारी सलाहियत काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और आखिर में जो कुनार पसाकी गैस फील्ड है जो कि मुरम्मत के लिए गई थी पिछले दिनों और अब वापस आ गई है, वहाँ से तकरीबन 20 से 25 MMCFD हमें गैस कम मिल रही है, क्योंकि एक गैस वेल है उसमें कोई तकनीकी फ़ॉल्ट आ गया है। तो इसकी वजह से पिछले 2-3 रोज़ में बिजली में इजाफ़ा जो हुआ, इसकी तलब में तकरीबन 1 से 2 घंटा इजाफ़ा हुआ है। ये बात भी तयशुदा है कि 72% जो फीडर्स हैं वहाँ पे कोई लोड शेडिंग नहीं होती। वहाँ पे मजबूरन 1 से 2 घंटा हमें पिछले 2-3 दिनों में करना पड़ गया। लेकिन ताबिश साहब, इस वक्त अवाम शदीद गर्मी में मेगावाट पहुँच गया था। अवाम शदीद गर्मी में परेशान है और ये सवाल कर रही है कि एक अरसे से हुकूमत आकर बार बार ये बताती है कि माजी की हुकूमत ने इजाफी बिजली पैदा कर दी है जिसकी कैपेसिटी पेमेंट हमें अदा करनी पड़ेगी। तो लोग ये पूछते हैं कि वो इजाफी बिजली कहाँ गई? अगर एक आपका कोई चाइना हब पावर का इशू है या तरबेला में पानी कम है, तो क्या फिर इसका मतलब ये है कि लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी? तो वो इजाफी बिजली के जो दावे हैं उनका क्या होगा फिर? देखिए, पैदावारी सलाहियत तो हमारे पास आज भी मौजूद है, लेकिन उस पैदावारी सलाहियत को बरूकार लाने के लिए ईंधन दरकार होता है, चाहे वो पानी हो, हवा हो, शमसी तवानाई हो, गैस हो या फर्नेस ऑयल हो। पिछले जो माह गुजरा जून में हमने फर्नेस ऑयल तकरीबन 2.5 लाख टन इस्तेमाल किया मजबूरी के तहत। 2020 में जून के महीने में जो तेल है वो तकरीबन उससे आधा था। तो जितना भी पैदावारी सलाहियत है उसको बरूकार लाने के लिए जो भी ईंधन मुहैया होता है, दस्तयाब होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गैस की जो मजमूई तौर पे मुल्क में किल्लत है वो तो एक तयशुदा बात है, वो सबको मालूम है। जो हमारी कुदरती गैस की पैदावारी सलाहियत है वो पिछले कई सालों से बतदरीज कम होती जा रही है। LNG इस वक्त मैक्सिमम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 2 टर्मिनल्स हैं, इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर एक और टर्मिनल आ जाएगा। एक माजी में पॉलिसी का फुकदान रहा, LNG के हमने स्टोरेज नहीं बनाया, उस पर भी काम हो रहा है। और जो गैस पाइपलाइन कराची से लाहौर तक बिछाई जानी चाहिए थी उसमें ताख़ीर हुई, अभी हालिया में एक मुआहदा हो गया है
और उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 तक वो पाइपलाइन भी आ जाएगी, ताकि जो ये वक्तन फ़वक्तन गैस की किल्लत का सामना करना पड़ता है घरेलू, तिजारती, सनती सारिफिन को, उससे हम निजात पा सकें। तो ताबिश गौहर साहब, आप कह रहे हैं कि गैस, जो मकामी गैस है वो हर साल कम होती जा रही है और हमारा रिलायंस जो है फिर वो LNG पर होता है, LNG इंपोर्ट करने पर। लेकिन अभी चंद माह पहले ही की बात है, सर्दियों की बात है, कि नदीम बाबर साहब आके ये हमें बताते थे कि सर्दियों के 6-8 हफ्ते ऐसे होते हैं जब हमारी पीक डिमांड होती है LNG की, उस वक्त हमें स्पॉट कार्गोस मैक्सिमम मंगवाने पड़ते हैं। तो क्या उनकी बात वो बिल्कुल गलत साबित हो रही है? क्योंकि गर्मियों के महीने में भी आप कह रहे हैं कि जितने हम स्पॉट कार्गोस और लॉन्ग टर्म के जरिए कार्गोस मंगवा सकते हैं वो फुल कैपेसिटी में मंगवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये डिमांड जो है, मैक्सिमम डिमांड LNG की 6-8 हफ्तों के लिए तो नहीं, ये तो गर्मियों के सीजन में भी देखी जा रही है। जी, यकीनन गर्मियों में भी गैस की डिमांड अब बढ़ गई है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मईशत का पहिया क्योंकि अब तेज़ चल रहा है, तो ख़ास तौर पे सनतों को गैस की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा हो गई है, जो कि खुशाइन बात है। जो विंटर्स की आपने बात की, वहाँ पर ख़ास तौर पे जो मुल्क के शमाली इलाके हैं उनकी जो गैस की तलब है वो तकरीबन दुगनी हो जाती है। इसीलिए हमने जो कतर के साथ हालिया मुआहदा किया है उसमें एक ऑप्शन था कि हम मज़ीद 4 कार्गो नवंबर और दिसंबर में इंपोर्ट कर सकते हैं। उस ऑप्शन को हमने एक्सरसाइज कर लिया है, जबकि ये मुआहदा जनवरी 2022 से शुरू होना था, लेकिन हमने पहले ही 4 मज़ीद कार्गो का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। लेकिन क्योंकि गैस की जो ज़रूरत है वो सारा साल रहती है, और ख़ास तौर पे बिजली के शोबे में, क्योंकि देखें नेमुल बदल तो तेल है, तेल से जो बिजली बनती है उसकी कीमत 22 से 23 रुपये है। LNG से बिजली जो बनाते हैं वो 13 या 14 रुपये पे बनती है। तो यकीनन हमारी कोशिश होती है कि जो पूरी ताबिश साहब फिर ये कहा जा सकता है कि जो एस्टिमेशंस थी, जो प्रोजेक्शंस थी नदीम बाबर साहब की, वो गलत थी। हमारी रिक्वायरमेंट LNG की सिर्फ 6-8 महीनों के लिए पीक नहीं करती है, इससे ज़्यादा हमें दरकार है थ्रू आउट द ईयर। देखिए, गैस की तो यकीनन इस वक्त जो शॉर्टफॉल है तकरीबन मेरे ख़्याल में 1.5 से 2 BCF का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इंशाल्लाह अगर ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस का मसला हल हो गया, यानी कि जो कुदरती गैस की जो मसनूई हमने कीमत कम रखी हुई है और LNG हम पूरी आलमी मंडी के हिसाब से कीमत अदा करते हैं, अगर ये वेकॉक का इशू हल हो गया तो गैस की डिमांड भी आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ हमने LPG पॉलिसी पे भी बहुत काम किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुदरती गैस पाइपलाइन के ज़रिए ना पहुँचाई जाए, बल्कि LPG पॉलिसी के ज़रिए वहाँ पे ज़्यादा LPG फराहम की जाए। इसी तरह वर्चुअल पाइपलाइन का भी एक कॉन्सेप्ट है। 3 या 2 लाइसेंसेस इशू हो गए हैं, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर ही गवादर से, कराची से LNG इंपोर्ट करेगा और काइरोजेनिक बाइजर्स के ज़रिए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल वक्त है ताबिश साहब, और देखें किसी न किसी वजह की बुनियाद पर यह बताया जाता है कि हम पावर शॉर्टेज का सामना कर रहे हैं या गैस की शॉर्टेज का। कभी कहा जाता है कि गैस फील्ड मेंटेन हो रही है, फिर ड्राई डॉकिंग की वजह से अवाम ने जो है गैस की लोड शेडिंग बर्दाश्त की और पावर आउटेजेस हुए। फिर कभी बताया जाता है कि तरबेला में पानी कम है, कभी कहते हैं मंगला का जो आउटफ्लो है वो कम है। तो कोई ना कोई रीज़न बताया जाता है हुकूमत की जानिब से, लेकिन अवाम सफ़र कर रहे होते हैं। कोई छोटा सा मसला होता है, हमारे गैस और पावर के मसाइल एक्सपोज हो चुके होकर रह जाते हैं। जी शहजाद, ये बात सही है कि जो हमारा पावर का और पेट्रोलियम दोनों सेक्टर जो है वो बिल्कुल एज पे चल रहा होता है। इसमें कोई मार्जिन नहीं है, ज़रा सा कुछ ऊंच नीच होती है तो उसका मनफी असर फिर आवाम तक मुंतकिल हो जाता है। गर्दिशी कर्जा भी एक बहुत बड़ा पहलू है, इस पर पहले भी बात की जा चुकी है। जो पैसों का रेल पेल है, जब उसमें रुकावट आती है तो भी ईंधन की फराहमी में भी थोड़ा वो मुतासर हो जाता है, और उसकी वजह से जस्ट इन टाइम एक इन्वेंट्री की बुनियाद पे ये सेक्टर चल रहा है। तो ज़ाहिर है जब मार्जिन नहीं होगा तो अगर गर्मी की लहर आई या तरबेला में पानी कम हो गया या चाइना हब प्लांट बैठ गया या कुनार पुसाकी गैस फील्ड से कम गैस मुहैया हो रही है, या आने वाले दिनों में कादिरपुर गैस फील्ड जो कि 150 MMCFD देता है उसका भी टर्न अराउंड लाजमी है, या पिछले दिनों जो ड्राई डॉकिंग का मसला सामने आया जो सबके इल्म में है, तो ये फिर बैलेंस आउट हो जाता है और इसकी वजह से फिर बिजली या गैस के शोबे में मनफी असर पड़ता है। ये बड़ी आप अहम बात बता रहे हैं करनी है ताबिश साहब, जो आप बात बता रहे हैं बड़ी अहम और तशवीश की बात है कि कहीं पर भी एक मसला हो, पानी की कमी हो मंगला या तरबेला डैम में, या कोई एक आपका प्लांट बैठ जाए तो सारा सिस्टम जो है वो मुतासर होता है, आवाम को ये भुगतना पड़ता है। लेकिन अब हल क्या है, क्योंकि जो नए टर्मिनल्स हैं
और जो नई गैस पाइपलाइन है जिसका एग्रीमेंट रशिया के साथ हुआ है वो तो 2023 के मिड तक हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं कि मुकम्मल होगी, और वो कह रहे हैं कि बड़ा एक एम्बिशियस प्लान है। तो इसका मतलब ये जो इश्यूज़ हैं ये अगर प्रिवेल करते रहते हैं, कोई ना कोई इशू आता है, तो आवाम अगले 2-2.5 साल भी इस किस्म की मुश्किलात भुगतती रहेगी। देखिए शहजाद, जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो यही है कि जो मौजूदा 2 टर्मिनल्स हैं वहाँ पर तकरीबन 300 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि मज़ीद माहाना 3 LNG कार्गोज़ हम इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ कानूनी दस्तावेजी पेचीदगियाँ हैं, अगर उनको हम दूर कर पाए तो इस सर्दियों से पहले इंशाल्लाह वो जो 300 MMCFD की पैदावारी सलाहियत है उसको बरूकार लाया जा सकता है, ताकि जो गैस की लोड शेडिंग सर्दियों में होती है वो कम से कम हो जाए। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वर्चुअल LNG टैंकर्स के ज़रिए या LPG की मज़ीद फराहमी, ये सब शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। लॉन्ग टर्म में तो जैसे हमाद अज़हर साहब ने कहा है, 900 गैस पाइपलाइन लाजमी है। LNG की स्टोरेज हमें ज़रूर बनानी चाहिए, बना ली जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन उस पर अब काम हो रहा है। और इसी तरह जो मकामी गैस की जो पैदावार है वो बहुत हद तक कम हो गई है। उस हवाले से भी कई पॉलिसियों में तरमीम लाई जा रही हैं ताकि उसमें भी इजाफा किया जाए। सही है, ये जो इजाफी गैस है मैं इस पर भी आता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर 3 साल के बाद हम टर्मिनल के मुआहदे कर रहे हैं, 3 साल के बाद हम गैस पाइपलाइन के मुआहदे कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत ताखीर हुई है और मजीद 2-2.5 साल चाहिए इसको मुकम्मल करने के लिए, तो बड़े ताखीर से ये फैसले हुए हैं। जी शहजाद, देखिए जो मसला रहा जो तीसरे और चौथे टर्मिनल का जो कि नागुज़ीर हैं उसकी हमें बहुत शदीद ज़रूरत है, वो ये था कि क्योंकि ये मुआहदे टेक एंड पे की बुनियाद पे हो रहे हैं, यानी कि सरकार पे ये बात लाजिम नहीं है कि उनकी अदायगी की जाए। पहले 2 टर्मिनल में तो हम रोज़ाना $5 लाख अदा कर रहे हैं, तो उनकी एक दरख्वास्त और उनकी डिमांड थी जो कि जायज़ है कि जो पाइपलाइन है उसमें एक हद मुख्तस की जाए उनके लिए, ताकि वो अपने मॉलिक्यूल्स अपने सारिफीन तक पहुंचा सके। क्योंकि ये पाइपलाइन सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न की मिल्कियत में है और उनके भी अपने सारिफीन हैं, और उन्होंने भी कतर के साथ तकरीबन 900 MMCFD के मुआहदे किए हुए हैं बिलावास्ता या बराह रास्त। तो वहाँ पे एक झगड़ा था, उस झगड़े को अब हल किया गया है। ओगरा ने 250 MMCFD की उनको कैपेसिटी मुख्तस कर दी है, और अब हम तवक्को करते हैं कि जो तीसरा और चौथा टर्मिनल है उसका फाइनेंशियल क्लोज अगले चंद माह में हो जाएगा। वो अपने मॉलिक्यूल्स लाएंगे, खुद ही रीगैसिफाई करेंगे और अपने सारिफीन को खुद बेचेंगे। इसमें कोई सही, तो फाइनेंशियल क्लोज में मजीद इशू हो गया है, 3-4 महीने लग सकते हैं फाइनेंशियल क्लोज में, और जब तक आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा कैपेसिटी है उसको इस्तेमाल करें। अब आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो एंग्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं गयास खान, उन्होंने ये आके कहा कि इस वक्त जो हमारा ड्राई डॉकिंग के लिए FSRU गया हुआ है और जिस FSRU ने उसको रिप्लेस किया उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तकरीबन 150 MMCFD की कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत चाहती है कि जो कम कैपेसिटी वाला FSRU है उसको वापस लाया जाए। ये क्यों कर रहे हैं ताबिश गौहर साहब? अगर इस वक्त गैस की ज़रूरत है और जो नए टर्मिनल्स लगने हैं उनमें वक्त है, तो क्यों नहीं ये किया जा सकता कि ये जो मौजूदा टर्मिनल है एंग्रो का, इसको मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करें, उनसे इस तरह का एग्रीमेंट करें कि जब तक हमें इजाफी गैस नहीं मिलती नए टर्मिनल्स के ज़रिए हम आपकी इस कैपेसिटी को यूज़ करेंगे। ये सोल्यूशन पे क्यों नहीं हुकूमत काम कर रही है? जी बिल्कुल, ये एक ऑप्शन है और मेरी ज़ाती राय में इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे आपके इल्म में इस टर्मिनल पे एक नैब का केस चल रहा है, उसकी वजह से सुई सदन के बोर्ड और मैनेजमेंट काफ़ी उनको तशवीश होती है कि अगर उन्होंने इजाफी कोई मुआहदा किया तो फिर वो ज़ेर-ए-ताब आ जाएंगे। लेकिन आम आदमी को उससे गर्ज़ नहीं है, आम आदमी को तो गैस चाहिए। ये जो नया जहाज़ आया है वो ब्रांड न्यू है, उसमें 150 MMCFD की इजाफी सलाहियत मौजूद है, तो मेरी ज़ाती राय में तो उसको हमें बरूकार लाना चाहिए। इसमें अगर एंग्रो के 1-2 पैसे बढ़ भी जाते हैं तो हमें उससे कोई गर्ज होनी नहीं चाहिए। हमने ये देखना है कि आम आदमी को मज़ीद गैस मिल जाए। आम जो एक सनती सारिफ है उसको बग़ैर किसी सॉवरेन गारंटी के मज़ीद गैस मिल रही है। CNG वाले ख़ुद गैस इंपोर्ट करना चाहते हैं, 5 साल से एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। हमने उनको इजाज़त देनी है और इजाज़त इसी तौर पे दी जा सकती है कि जो मौजूदा 2 टर्मिनल में इसमें जो इजाफी सलाहियत है उसको फिर खोल दिया जाए। सही, आप कह रहे हैं कि आपकी राय ये है कि ये इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल करनी चाहिए, और इसी को लेकर जो ड्राई डॉकिंग की टाइमिंग थी उसको लेकर ये सवालात उठ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि आपको और हमाद अज़हर साहब को बड़ा इशू है इस बात से कि आपकी जो मिनिस्ट्री है
उसमें दूसरे लोगों की मदाखलत है, इंटरफेरेंस है, और इस हवाले से आपने वज़ीर आज़म से बात भी की है। ये क्या मामला है? क्योंकि ऑब्वियसली इससे तो पूरा सेक्टर मुतासर होगा अगर आपकी मिनिस्ट्री में आप समझते हैं कि मुदाखलत है। शहजाद, देखिए उस पर तो मैं तबसरा नहीं करूँगा, वो जो भी मामलात हैं उसको काफ़ी कवर भी किया गया। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर इजाफ़ी सलाहियत मौजूद है, जो कि है, उसको फिर बरूअकाल लाना चाहिए और जो भी तकनीकी और दस्तावेज़ी मामलात हैं उनको तय कर लेना चाहिए। मेरे नज़दीक बहैसियत एक टेक्नोक्रेट के हर चीज़ में कोई साजिशी पहलू होता नहीं है। जब मैं पहला टर्मिनल देख रहा होता हूँ तो मुझे कोई सियासी उसमें कोई अमल दखल नज़र नहीं आता, ना आना चाहिए। इसी तरह जो दूसरा टर्मिनल है उसमें अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या बैनुल-अक़वामी कोई आर्बिट्रेशन चल रही है तो ये एक मसला है, उसको हल कर सकते हैं हम विदाउट प्रेजुडिस की बुनियाद पे, लोगों के सामने शफाफियत की बुनियाद पे, ताकि लोगों को मज़ीद गैस मिले, आम सारिफ को, सनती हो, तिजारती हो, वो उसको सस्ती। लेकिन बड़ी अहम मिनिस्ट्री है और बड़ा चैलेंजिंग टास्क है आप लोगों के लिए, तो अगर ये मदाखलत रहेगी तो स्मूथ वर्किंग कैसे रहेगी मिनिस्ट्री में? ये तो एक इशू है ना। ये इशू क्या एड्रेस कर दिया है वज़ीर आज़म ने या नहीं किया अभी तक? देखिए, वज़ीर आज़म साहब को इल्म है कि हमने हर चीज़ को मजमूई तौर पे देखना है और जो बुनियादी जो अंसर वो यही है कि जिसमें आवाम का भला है वही फ़ैसला होना चाहिए। हमारे सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि अच्छी बात है। कोई भी, चाहे वो हमाद अज़हर हों या मैं हूँ, ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकते जो कि मुल्की मफाद के बरक्स हो। हमने हमेशा वही बात की है जो कि हमारे सारिफीन के हक़ में है। हम वही चाहते हैं कि लोगों को जल्द और ज़्यादा गैस मिले। पाइपलाइन के हवाले से भी हमारी यही ख्वाहिश रही है कि जल्दी गैस मिल जाए, आवाम पे गैस की कीमत का बोझ कम से कम हो और जो हमारी मकामी कमियां हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको ठेका मिले। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि रशियन गैस पाइपलाइन जो है, जिसका एग्रीमेंट हमारा हो चुका है, आपने पब्लिकली आके कहा था कि बेहतर ये होगा कि अपनी सुई कंपनी से कहा जाए कि वो बनाए, कॉस्ट भी कम पड़ेगी, और अब ये मशवरा आपने वज़ीर आज़म को भी दिया था। लेकिन अब मुआहदा हो चुका है रशिया से हमारा, आप इत्तेफाक करते हैं कि ये बेहतर डील है या अभी भी आपका मौक़िफ़ यही है कि हमें सुई कंपनीज़ के ज़रिए ये करना चाहिए था काम? देखिए शहजाद, इसमें काफ़ी गैर तवानाई से मुंसलिक अवामिल थे जिनकी तफसीलात में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वैसे एक टेक्नोक्रेट के जब हमने SNGPL और SAGC का प्रपोज़ल देखा तो हमें नज़र आया कि ये ही पाइपलाइन तकरीबन 400 से 500 मिलियन डॉलर सस्ती लग सकती है, मेरे नज़दीक जल्दी भी लग सकती है। और GIDC की मद में जो हमने कौम से पैसा वसूल किया है, अगर उसको हम इस्तेमाल करें तो जो गैस का टैरिफ है उसमें इजाफ़ा भी कम से कम होगा, सिर्फ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ही उसमें शामिल की जाएगी। तो तकनीकी एतबार से तो ये बेहतर सलूशन नज़र आता है। अगर 42 इंच की पाइपलाइन हो तो अगले 10 से 15 साल जो गैस की जो तलब है वो पूरी हो सकती है। 56 इंच बिछाने की हमारे पास इस वक्त सलाहियत मौजूद नहीं है। 56 इंच की मिसाल यही है कि अगर आप एक हाईवे बना रहे हैं तो उसमें 8 लेन हों या 6 लेन हों। ज़ाहिर है अगर आप 30 साल की प्लानिंग कर रहे हैं तो 8 लेन की हाईवे बनानी चाहिए, लेकिन अगर आप 10 से 15 साल देख रहे हैं तो 6 लेन भी आपके लिए काफ़ी होंगी। तो मेरी ज़ाती राय तो यही थी कि हमारी मकामी कंपनी जिन्होंने 15,000 किलोमीटर का गैस का ट्रांसमिशन नेटवर्क बिछाया हुआ है, उनके पास मुकम्मल सलाहियत है, वो सस्ती और जल्दी ये बचा सकते हैं। लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे और ये जो मुख्तलिफ साथ ही ये डील हो रही है, मुख्तलिफ वजूहात अवामिल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की वजह से आप कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं? जी, डिप्लोमेटिक है, स्ट्रेटिजिक है, और सिर्फ ज़ाहिर है जब भी फ़ैसला किया जाता है तो मुख्तलिफ जो रियासती इदारे हैं उनका भी एक इनपुट होता है जो कि होना चाहिए। और अगर मजमूई तौर पे मुल्क के मफाद में है कि हम रशिया के साथ ही ये गैस का मुआहदा करें पाइपलाइन का, तो फिर इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल मैं नैरो माइंडेड होकर बात करूँ तो ये उसका दूसरा जो प्लान बी था वो ज़्यादा सस्ता और था गैस के शोबे, यानी कि दोनों स्विच से अगर बनवाते हैं। और ये बताइएगा कि ये मुआहदा जो हम कर रहे हैं ये टेक और पे बेसिस पे है, यानी कि अगर हम इस गैस पाइपलाइन को नहीं इस्तेमाल करते तो भी हमें कैपेसिटी पेमेंट क्या इसकी करनी पड़ेगी? देखिए, जो अभी तक बात हुई है उसके तहत तो वो अपने मालियाती इदारे यानी बैंकों से कर्ज़ा ले के तकरीबन 60 से 70% इस गैस पाइपलाइन की कॉस्ट
को पूरा करेंगे और जो 40 और 30% जो बच जाता है उस वो इक्विटी की मद में आएगा, जिसमें से 74% हुकूमत पाकिस्तान का होगा और 26% रशिया की कंपनीज़ का होगा। तो मेरी राय में जब बैंक्स आ जाते हैं तो वो तो यकीनन टेक और पे की बुनियाद पर ही आएंगे। उनको थ्रूपुट गारंटी यकीनन चाहिए होगी, क्योंकि वो ये रिस्क नहीं लेंगे कि आप इस पाइपलाइन के ज़रिए गैस मॉलिक्यूल जितने गुजारें या ना गुजारें उसका रिस्क वो ले लें। वो यकीनन अपनी लाजमी अदायगी के लिए सॉवरेन गारंटी मांगेंगे। हर तरह का जो एक IPP स्ट्रक्चर होता है बशमूल जो CPEC में जो हालिया दौर में देखा गया, उस हवाले से वो तमाम तर मराहत की उनकी तवक्को होगी और उनकी वो डिमांड भी होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं उनकी ये डिमांड और तवक्को होगी, लेकिन हमाद अज़ीज़ साहब कह रहे हैं कि हम टेक और पे के बेसिस पे ये नहीं कर रहे, थ्रूपुट कॉस्ट नहीं होगी इसकी, लेकिन आप मुख्तलिफ बात करें, आप कह रहे हैं कि ये है उनकी डिमांड। देखिए, हो सकता है जो इक्विटी अभी क्योंकि मामला तय नहीं पाया गया, अभी हेड्स ऑफ टर्म्स ही साइन हुए हैं, वो लीगली नॉन बाइंडिंग है। अगला मरहला बड़ा क्रूशल है, उसके तहत शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनना है, उसके बाद फिर वो फाइनेंसिंग अरेंज होनी है। जो डेट फाइनेंसिंग अगर होगी तो यकीनन वो आपसे गारंटी मांगेंगे, लेकिन जहाँ तक इक्विटी की बात है, जो रशिया अगर उसमें थोड़े बहुत अपनी इक्विटी डाल रहा है तो हो सकता है हम उनको इस बात का कायल कर लें कि फिर वो टेक एंड पे की बुनियाद पे आ जाएं। बहुत बहुत ये मामला तय नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिश गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि हम बड़े एज पे इस वक्त हैं, कोई भी मसला आता है तो जो हमारे गैस के ज़खायर हैं वो कम होने की वजह से वो हमें हिट पड़ती है, गैस शॉर्टेज होती है जिसकी वजह से लोड शेडिंग होती है, तो ये एक मसला ज़रूर है। और शॉर्ट टर्म मेजर्स भी उन्होंने बताया कि क्या क्या लिए जा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में टर्मिनल और नई गैस पाइपलाइन ही इस मसले को हल कर सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।